हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो अध्याय है वो 7 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट इसका हो चुका है उत्पादन के नियम, पैमाने के प्रतिफल तथा कारक के प्रतिफल। इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था भाई कारक के नियम का क्या अर्थ है, और उसके साथ ही हमने किया था कारक के प्रतिफल, कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। और कारक का जो नियम है, कारक का नियम लागू होता है कहाँ पर? अल्पकाल में। और पैमाने का जो नियम लागू होता है वो होता है दीर्घकाल में। तो इनके बीच में भी हमने जो अंतर है कि कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है वो भी हमने उस पहले वीडियो में किया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे परिवर्ती अनुपात का नियम, उसके साथ ही पैमाने के प्रतिफल, घटते, समान और बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, तो आज ये इस लेक्चर में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये समझें कि परिवर्ती अनुपात का नियम हमेशा अल्पकाल में लगेगा, क्योंकि परिवर्ती अनुपात यानी स्थिर कारक और जो परिवर्तनशील कारक है उनके बीच में अनुपात क्या है? परिवर्ती यानी कि परिवर्तनशील। परिवर्तनशील से ही बना है ये शब्द। तो परिवर्तनशील यानी कि परिवर्तन उसमें हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो ये नियम हमेशा अल्पकाल में लागू होगा। जो पैमाने का प्रतिफल है, जो स्थिर अनुपात का नियम उसको हम कह सकते हैं, वो हमेशा दीर्घकाल में होगा, क्योंकि दीर्घकाल में सभी के सभी उत्पादन के जो साधन हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। और अल्पकाल में जो कारक उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ जो साधन हैं वो स्थिर होते हैं। तो हम सीधा इस नियम पे आते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम, कि जब उत्पादन का एक कारक परिवर्तनशील है तथा अन्य कारक स्थिर होते हैं तो कारकों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती अनुपात का नियम। तो ये परिवर्ती अनुपात के नियम का अर्थ हो गया। और इस परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में विभिन्न दरों से परिवर्तन होगा। जब ये स्थिर कारक के बीच में और परिवर्तनशील कारक के बीच में अनुपात बदल जाएगा तो इस अनुपात के बदल जाने के कारण जो उत्पादन की मात्रा है उसमें विभिन्न दरों से परिवर्तन होगा। कौन कौन सी दरें हैं वो जिनसे उत्पादन में परिवर्तन होगा? पहला है बढ़ते अनुपात में बढ़ना, जो उत्पादन है वो बढ़ते अनुपात में बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या है? समान अनुपात में बढ़ना, के उत्पादन समान अनुपात में बढ़ेगा। और फिर तीसरा क्या है? घटते अनुपात में बढ़ना। तो ये उत्पादन में परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि परिवर्ती अनुपात का मतलब क्या है कि स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक के बीच में जो अनुपात है वो बदल जाएगा। भाई स्थिर कारक तो स्थिर ही है, वो तो वैसे का वैसे है। मान लो जैसे आप एक मोटरसाइकिल पे हो, एक व्यक्ति उसको चला रहा है, तो एक मोटरसाइकिल वर्सेस एक व्यक्ति, उस मोटरसाइकिल पे दूसरा व्यक्ति बैठ गया, तो अब क्या हो गया? एक मोटरसाइकिल वर्सेस 2 व्यक्ति, उस पर 3 बैठ गए, 4 बैठ गए, 5 बैठ गए। आप बैठ जाते हो ना कई बार 4-4, 5-5। तो क्या है? उस जो मोटरसाइकिल का अनुपात है वो तो स्थिर है, एक ही मोटरसाइकिल है, लेकिन उसके ऊपर जो आप बैठे हो वो बदलता जा रहा है, तो उनके बीच में अनुपात बदल रहा है। ऐसे ही स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक के बीच में अनुपात बदल जाता है। ठीक है, अब मान्यताएं क्या है? ये जो नियम है इसकी कुछ पहले मान्यताएं हैं। जब ये पूरी होंगी तब ये नियम लागू होगा। पहला है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन किस प्रकार का होना चाहिए? परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का।
कि स्थिर कारक और जो परिवर्तनशील कारक है उसके बीच में जो अनुपात है वो परिवर्तनशील होना चाहिए, ऐसा उत्पादन फलन होना चाहिए। दूसरा, परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयां समान हैं। ऐसा नहीं है कि एक मजदूर आया वो तो बहुत ज्यादा कुशल है, उसने तो उत्पादन में कर दिया बल्ले बल्ले, दूसरा मजदूर आया वो बहुत निठल्ला है। तो इस प्रकार से हम उत्पादन की सही कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस नियम को समझना है तो हमें कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या चीज स्थिर कर दी कि भाई सारे के सारे मजदूर एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि एक मजदूर ज्यादा काम कर रहा है और एक कम काम कर रहा है, सभी के सभी एक जैसी कुशल हैं। तीसरा, उत्पादन का जो एक साधन है वो परिवर्तनशील है और अन्य साधन क्या है, स्थिर है। ये भी होना चाहिए, तभी ये जो परिवर्ती अनुपात का नियम है वो लागू होगा कि या ये नियम बनेगा कि उत्पादन का जो एक साधन है वो परिवर्तनशील है और अन्य साधन स्थिर है, तभी उनके बीच में अनुपात बदल सकता है। और चौथा, तकनीक स्थिर है। ऐसा नहीं है कि तकनीक बदल गई, अगर तकनीक बदल जाएगी तो फिर यह अनुपात में भी कोई ना कोई परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार से ये चार मान्यताएं हैं। इन चार मान्यताओं पर ये हमारा नियम आधारित है। अगर ये चारों मान्यताएं नहीं होंगी तो ये नियम भी नहीं होगा। ये तो आप पहले भी कर चुके हो, जैसे हमने मांग के सिद्धांत की मान्यताएं की थी। ठीक है, अब इस जो नियम है ये हमें समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है। अब हम इसको तालिका से समझेंगे और डायग्राम से समझेंगे। तो परिवर्ती अनुपात का नियम और उत्पादन की तीन अवस्थाएं। अब आपको तीन अवस्थाएं करवाई जाएंगी उत्पादन की, कौन कौन सी आती हैं। यहां पर थोड़ा है एक कंफ्यूजन और बच्चों को होता है, वो अभी क्लियर आगे करेंगे। पहला है पहली अवस्था। पहली अवस्था क्या है, भूमि स्थिर हो गया, यानी एक 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 क्या है, ये स्थिर साधन है। जो श्रम है, मजदूर है, उसकी जो इकाइयां हैं वो परिवर्तनशील है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। दो चीजें क्लियर। तीसरा, कुल उत्पाद। तीसरा, सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ये हो गया। और ये है औसत उत्पाद या एवरेज प्रोडक्ट, और ये इनका है विवरण। तो भूमि की एक एक इकाई रहेगी, क्योंकि हमने भूमि को क्या मानना है, स्थिर साधन मानना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब उस 1 एकड़ जमीन पर हमने एक मजदूर लगाया, हमारा कुल जो उत्पादन हुआ, हम इसको चाहे क्विंटल में मान लें, 2 क्विंटल का उत्पादन हुआ गेहूं का। तो पहले मजदूर की जो योगदान रहा है, सीमांत उत्पाद क्या मापता है, ये मापता है डेल्टा परिवर्तन। तो कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन आया, 2 का, तो 2 ही इसका योगदान है। उसके बाद औसत उत्पाद भी 2 ही आया, क्योंकि औसत उत्पाद क्या है, टोटल उत्पाद बटे में श्रम की इकाइयां, तो 2/1 यानी कि 2। उसके बाद ये तालिका आपको पहले करवाई जा चुकी है। उसके बाद श्रम की 1 इकाई और लगाई, दूसरा मजदूर लगाया, उससे उत्पादन टोटल हो गया 5। अब अगर हम देखें परिवर्तन कितना आया, 3 का, तो यानी कि इस दूसरे मजदूर का जो योगदान है वो कितना रहा, 3। और जब 5 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। ये आ गया इनका औसत उत्पाद दोनों का। अब एक मजदूर और लगा लिया उसी 1 एकड़ पे, तो हमारा जो उस 1 एकड़ से उत्पादन हुआ गेहूं का वो हुआ कितना, 9 क्विंटल। अब जब 9 क्विंटल हुआ तो इन दोनों के बीच में परिवर्तन कितना आया, 4 का, यहां आया था 3 का। ठीक है, परिवर्तन को ही मापता है ना जो हमारा सीमांत उत्पाद होता है। तो अब ये परिवर्तन को जब इसने मापा तो ये 4 आया, यानी कि इस तीसरे मजदूर का जो योगदान रहा वो कितना रहा, 4 का। 4 का योगदान रहा इसका, 4 क्विंटल इस तीसरे मजदूर की योगदान है। अब जब इसको हम 9 को टोटल को 3 से भाग करेंगे, भाई 9 तो हमारा कुल उत्पाद हो गया और 3 हमने मजदूर लगाए, तो औसत उत्पाद कितना हुआ, 3 का। तो ये हमारा आ गया। यहां तक हमारी पहली अवस्था होती है। इसका विवरण क्या है कि एमपी में होने वाली वृद्धि के कारण इसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। एमपी का मतलब क्या है कि हर एक मजदूर का, हर एक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि परिवर्तनशील कारक की 1 इकाई में परिवर्तन करने से जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद। ठीक,
तो इसी कारण ये बढ़ रहा है। देखो पहले 2 था, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी कि हर जो मजदूर नया आ रहा है वो पहले वाले मजदूर से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। तो इसीलिए इसको कहेंगे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। अब क्या हुआ, अब हमारी पहली अवस्था हो गई खत्म यहीं पे। अब हमारी दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है। दूसरी अवस्था में भी भूमि की वही एक एक इकाई, क्योंकि भूमि को हमने क्या मानना है, स्थिर साधन मानना है। और श्रम की अब चौथी इकाई, पांचवी इकाई, छठी इकाई, और कुल उत्पाद 11, 12, 12, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, वैसे वैसे, ठीक है। तो अब ये चौथी इकाई हमने लगाई, चौथा मजदूर उस खेत पे लगाया, और उस चौथे मजदूर लगाने से कुल उत्पाद हो गया 11, यानी कि 9, और इसमें कितना परिवर्तन आया, डेल्टा। डेल्टा वो मजदूर लगाने से डेल्टा कितना हुआ, 2 का। तो यानी कि सीमांत उत्पाद कितना हुआ, 2 का। अब ये देखो कि पहले तो सीमांत उत्पाद बढ़ रहा था 2, 3, 4, अब सीमांत उत्पाद यहाँ पे आके क्या हो गया, कम। कुल उत्पादन अभी भी बढ़ रहा है, 9 से 11 हो गया, लेकिन सीमांत उत्पाद यानी कि जो मजदूर है उसने अब जो योगदान दिया वो कम दिया, ठीक है ना। अब वो जो गति है योगदान देने की वो कम हो गई। ऐसे ही जब हम इसको 11 को 4 से भाग करेंगे तो 2.7। फिर 5वां मजदूर लगाया, उत्पादन फिर बढ़ा, 11 से 12 हो गया, लेकिन इस बार और कम बढ़ा, सिर्फ 1 का ही परिवर्तन आया। यानी कि 5वां मजदूर लगाने से सिर्फ 1 ही क्विंटल का वृद्धि हुई, परिवर्तन कितने का है, सिर्फ 1 क्विंटल का। और ऐसे ही 12 को 5 से भाग करेंगे तो 2.4 औसत आ जाएगा कि 5 के 5 मजदूरों ने मान लो मिलकर 12 क्विंटल का उत्पादन किया, तो औसत कितनी आई, 2.4। ऐसे ही छठी इकाई और लगा ली, छठी इकाई लगाने से उत्पादन उतने का तो न रह गया, 12 का 12, यानी कि वो छठा जो मजदूर है उसके आने से कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, क्या पता इनके बीच में जो समन्वय है वो कम हो गया हो, जो स्थिर कारक है और जो परिवर्तनशील कारक है उनके बीच में जो आदर्श अनुपात है क्या पता वो खराब हो गया हो। तो इसके कारण उत्पादन बढ़ा नहीं, उतने का उतना रह गया। तो सीमांत उत्पाद कितना हुआ, 0, यानी कि इस छठे मजदूर ने कोई भी योगदान नहीं दिया। उत्पादन पहले भी 12 था इसके आने से, और इसके आने के बाद भी 12 है, तो ये तो निकम्मा साबित हो गया भाई, ठीक है। अब है औसत उत्पाद कि 12 को 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 2, यानी कि 6 मजदूरों ने मिलकर 12 का उत्पादन किया, तो 2 हमारी आ गई औसत। टोटल बटे मजदूर होते हैं ना, तो टोटल है 12, और वेरिएबल फैक्टर कितने हैं, 6, तो 6, 12 बटे 6 यानी कि 2। यहां तक हमारी 2 अवस्थाएं पूरी हो गई। और इसका विवरण क्या है दूसरी अवस्था का, एमपी में कमी के कारण इसे, अब एमपी में कमी आ रही ना, पहले 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब तीसरी अवस्था हमारी स्टार्ट होती है जब 7वां मजदूर लगाते हैं। अब 7वें मजदूर ने क्या किया, उत्पादन बढ़ने के बजाय उसके आने से उत्पादन कम हो गया। पहले 12 क्विंटल हो रहा था उत्पादन, अब कितना हो रहा है, सिर्फ 11 क्विंटल। तो 11 क्विंटल होने से इसका जो योगदान रहा वो क्या रहा, -1, यानी कि इसने कोई योगदान नहीं दिया, इसने तो और क्या किया, नुकसान किया। अब क्या पता इन मजदूरों के बीच में इसने आके लड़ाई झगड़े करवा दिए हो, जिसके कारण कुछ उत्पादन घट गया। क्या पता वहां पर भीड़ हो गई हो उस खेत पर, इसलिए वो सही काम ना कर पाए, इसलिए उत्पादन घट गया, ठीक है। तो कारण बन सकते हैं, उनके बीच में आदर्श जो कारक अनुपात था वो बदल गया, तो इसके कारण उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो गया, और औसत क्या आ जाएगी, 11/7, तो 1.6। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक एमपी तथा घटते टीपी। अब ये ऋणात्मक एमपी है, -1 है ना, और घटते टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट हमारा घट रहा है, 12 से 11 पे आ गया, इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब इसी को हम अगर करें डायग्राम से, तो डायग्राम में 3 अवस्थाएं दी गई हैं। ये डायग्राम भी आपको पिछले चैप्टर में 6th चैप्टर में करवाया जा चुका है। अब इसको 3 स्टेजेस के हिसाब से करवा रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। यहाँ पे OY पे टीपी, OX पे नंबर ऑफ लेबरर्स या परिवर्तनशील यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर।
और ऐसे ही ओ वाई पे निचले वाले में एपी और एमपी और नंबर ऑफ लेबर्स या नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो अब ये टीपी हमने बनाया, यहाँ से अब ध्यान रखना आप सभी, जो टीपी की प्लेसमेंट है वो ऐसे ना हो। कई बच्चे अगर ऐसे कर देंगे तो वो गलत है, ठीक है, सीधी भी ना हो, ये नीचे से जाके थोड़ा ऐसे उठेगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे उठी हुई है, ताकि ये दिखाती है कि ये बढ़ती दर से बढ़ रही है, यानी कि स्पीडली बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए इस पहली स्टेज को हम क्या कहते हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। कौन सी है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। कहां से कहां है ये, ओ से ई तक, ठीक है ना, ये है पहली अवस्था ओ से ई तक, जिसको हम कहते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। और नीचे अगर हम देखें ये क्यों बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहती है, हमने यहाँ पे क्या देखा था, एमपी में होने वाली वृद्धि के कारण से बढ़ते प्रति। अब यहाँ तक ये एच पॉइंट तक जो हमारा एमपी है वो लगातार बढ़ रहा है और एच पर जाकर ये अधिकतम हो जाता है। इसलिए जो वो मजदूर लगाए जा रहे हैं, हर एक आने वाला मजदूर ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। तो इस एच बिंदु तक, यानी कि ये जो तीसरी इकाई है जहाँ पर हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो अधिकतम है, वहाँ तक टीपी में जो बढ़ोतरी है, अब देखो टीपी में बढ़ोतरी जो है वो बढ़ते उससे है, बढ़ती दर से है। पहले 2 था, फिर 5 है, फिर 9 है, यानी कि पहले 2, फिर उसमें 3 का एडिशन हुआ और फिर उसमें 4 का एडिशन हुआ। तो इसलिए यहाँ तक ये बढ़ती दर से टीपी यानी कि कुल उत्पाद बढ़ रहा है। इसके बाद सेकंड अवस्था में जब हम जाते हैं तो यहाँ से देखो सेकंड अवस्था शुरू होते ही, चौथा मजदूर आते ही क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखो यहाँ से गिर रहा है और कहाँ पे, 0 पे चला जाता है, 0 पे। यानी हर आने वाला मजदूर अब पहले के मुकाबले, पहले जो मजदूर थे उनके मुकाबले कम योगदान दे रहा है, कम योगदान दे पा रहा है। तो यहाँ पर सी पर जाकर ये 0 हो जाता है। और ये जब 0 होता है तो हमने तालिका में देखा था, वहां पर जो टोटल उत्पादन है, कुल उत्पादन है, वो क्या है, अधिकतम। तो यहाँ पर देखिए ये है अधिकतम, टोटल जो प्रोडक्ट है वो अधिकतम होके कम होना स्टार्ट होता है। तो सेकंड स्टेज में अब ये एमपी तो कम हो रहा है, देखो 2, 1 और 0, लेकिन कुल उत्पाद यहाँ तक बढ़ रहा है। 9 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, तो यहाँ से देखो यहाँ तक अभी भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ये क्या क्या हुआ, 11, फिर जाके यहाँ पे 12 और फिर 12, यानी कि यहाँ पर जाकर वो स्थिर हो गया, 12 पे जाके अधिकतम होकर वहाँ पर वो स्थिर हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, ऐसा नहीं है कि टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसके जो बढ़ने की गति है वो कम हो गया। अगर आप यहाँ से इसका स्लोप देखें, यहाँ से तीखा है ऐसे, और यहाँ से जाके ये थोड़ा चपटा हो जाता है ई बिंदु पर जाके। तो ओ से ई तो हमारी होगी फर्स्ट, और ई से जो जी है वो हमारी क्या होगी, सेकंड स्टेज। ऐसे ही सेकंड स्टेज में हमारा जो एमपी है वो गिर रहा है और यहाँ पर सी पर जाकर 0 हो जाता है। अब तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वही कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो माइनस में चला जाता है। तो तीसरी अवस्था में देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जी पर जाकर नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, यानी कि कम होना स्टार्ट हो गया, और जो हमारा एमपी है वो माइनस में चला गया। ये नीचे माइनस होता है ना, माइनस, तो ये माइनस में चला गया। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है। और ये जो हमारा एपी है, एपी ये 6 चैप्टर में भी आपको करवाया गया था। एपी कहाँ पर अधिकतम होता है, जहाँ एपी और एमपी एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई बिंदु पर एपी अधिकतम है और ये एमपी को काट रहा है। इससे आगे और पीछे अगर आप इसका अधिकतम बिंदु बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 बिंदु हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये 5 मेन बिंदु हैं इसमें और 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नव परिवर्तक बिंदु इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये अपना जो स्लोप है वो चेंज करता है, वो थोड़ा इस टाइप को जाता है, इसकी जो गति है बढ़ने की वो
कम हो जाती है, ये थोड़ा चपटा हो जाता है, यहाँ तक ये तीखा चलता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम को ऐसे मत बनाना, ये गलत हो जाएगा, सीधा भी मत बनाना, ठीक है। ये नीचे से ऐसे ऊपर उठेगा, नीचे से ऊपर और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसको बनाते हुए। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि समान अनुपात में बढ़ना तो आया ही नहीं सर डायग्राम में। तो जो समान अनुपात में बढ़ना है वो बहुत कम समय के लिए होता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल हम समझते हैं कि समान अनुपात में बढ़ना, लेकिन डायग्राम में ये कहीं पर भी नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेज है वो नहीं आती। तो इसमें 3 ही स्टेज बनेंगी। पहले में एमपी बढ़ रहा है, दूसरे में एमपी कम हो रहा है और तीसरे में एमपी ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना, कभी इसको कंफ्यूज कर लो इसके साथ। ये 3 है, परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, लेकिन डायग्राम में ये दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होता है, तो वो ये अवस्था इसमें नहीं दिखाई जा सकती। तो ये आपका होता है परिवर्ती अनुपात का नियम। इसके बाद है पैमाने के प्रतिफल। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको पीडीएफ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।